हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम प्रभाकर पांडे। आज हम आप लोगों को प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित तीसरे प्रयोग, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में 3 प्रयोग परीक्षा में दिए जाते हैं। पहला प्रयोग अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण होता है, जिसको आपने पहली वीडियो में देखा है। दूसरा प्रयोग विषय वस्तु आधारित होता है। उसमें जैसे किसी कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसका परीक्षण करना होता है। जबकि तीसरा जो प्रयोगात्मक कार्य दिया जाता है वो अनुमापन यानी टाइट्रेशन से संबंधित होता है। अनुमापन का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी त्रुटि होने पर उसकी सांद्रता बदल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, यह अनुमापन का प्रयोग रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रयोग दिया गया, तो उसको फाइल पर कैसे लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सब के बारे में भी आप इसी के साथ जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। आज यानी कि पहले दूसरे के बाद आज तीसरे प्रयोगात्मक को कैसे संपन्न करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले आप प्रयोग संख्या लिखते हैं, जैसे प्रयोग संख्या 3 है। उसके बाद उद्देश्य लिखते हैं। आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य है, जैसे आपको ऑक्सैलिक अम्ल दिया गया है और उसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। तो आज का उद्देश्य हो गया N/10 ऑक्सैलिक अम्ल का 250 ml विलयन बनाइए। यह विलयन मानक विलयन होगा, यानी N/10 ऑक्सैलिक अम्ल का 250 ml मानक विलयन बनाइए तथा इसकी सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। ये आज का उद्देश्य है। आज के इस उद्देश्य के बाद यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तानु H2SO4 की उपस्थिति में जब पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है, तब यह अभिकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और स्वयं मैग्नेस सल्फेट में अपचयित हो जाता है। क्योंकि मैग्नेस सल्फेट का रंग रंगहीन होता है, इसलिए इसका नीला रंग रंगहीन विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, 2KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, प्लस 3H2SO4 प्लस 5 H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड, इसकी अभिक्रिया 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप, इससे बन रहा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन गया, प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2 यानी इसी सिद्धांत पर काम करता है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर बन रहा है K2SO4 प्लस 2MnSO4। ये मैग्नेस सल्फेट रंगहीन होता है, रंगहीन, प्लस 8H2O प्लस 10CO2। यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है। इसमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। यहाँ MnSO4 मैग्नेस सल्फेट स्वयं सूचक का कार्य भी करता है। इसमें अलग से सूचक नहीं मिलाना पड़ता, यहाँ मैग्नेस सल्फेट स्वयं सूचक का कार्य भी करता है। तो यहाँ ये सिद्धांत था,
इसके बाद सूचक यहाँ स्वयं सूचक मैग्नीज सल्फेट है, इसमें अलग से सूचक मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इसका सिद्धांत रहा, उद्देश्य सिद्धांत। इसके बाद सूचक में आपने स्वयं देखा कि यह मैग्नीज सल्फेट जो बन रहा है ये स्वयं सूचक का कार्य कर रहा है। यूँ कह सकते हैं इस अनुवापन में पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक का कार्य कर रहा है। इसमें आवश्यक विलयन क्या क्या लगेगा? पहला ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का N/10 ऑक्जेलिक अम्ल का 250 ml विलयन जो आपने तैयार किया है वो मानक विलयन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन। दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का दिया हुआ विलयन, और तीसरा तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी 5 नॉर्मलता का तन H2SO4 विलयन की आवश्यकता होती है। यानी 3 विलयन की आवश्यकता हुई, N/10 H2SO4 का तन N/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन, दूसरा दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, और तीसरा 5 नॉर्मलता का तन H2SO4 विलयन। इन 3 विलयनों की आवश्यकता होती है इस प्रयोग में, तो ये आवश्यक विलयन था। अगली हेडिंग आपका है कैसे आप मानक विलयन तैयार करेंगे। N/10 ऑक्जेलिक अम्ल का 250 ml विलयन कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहले आप जानिए कि N/10 ऑक्जेलिक एसिड का 250 ml विलयन बनाना है, कितने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की आवश्यकता होगी। इसको हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। आप जानते हैं मात्रा बराबर होता है NeV/1000, NeV/1000। यहाँ नॉर्मलता ई तुल्यांकी भार भी आयतन है, नॉर्मलता 1/10 दिया गया है प्रश्न में, और ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे 63 होगा। 250 ml विलयन बनाना है, आयतन 250 होगा, तो ये 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 63/40 यानी 1.575 ग्राम। इतना ऑक्जेलिक हमको आवश्यकता है, ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा हो गई 1.575 ग्राम, यानी 1.575 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल हमको ले करके विलयन बनाना है। इसको तौलेंगे कैसे? तौलने के लिए लेबोरेटरी में रासायनिक तुला या केमिकल बैलेंस है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दाहिने पलड़े पर बाट रखा जाता है और बाएं पलड़े पर उस पदार्थ को रखा जाता है जिसको तौलना है। इसके लिए एक बेइंग ट्यूब होती है जिसको तोलन नली कहा जाता है। सबसे पहले हम खाली तोलन नली को तौल लेते हैं और उसका भार नोट कर लेते हैं। फिर उस तोलन नली के भार में ये दिया गया अमाउंट 1.575 ग्राम जोड़ लेते हैं और उतने अमाउंट का बाट दाहिने पलड़े पर रख करके बेइंग ट्यूब में उतना अमाउंट ले लेते हैं। फिर उस बेइंग ट्यूब में से ऑक्जेलिक एसिड को एक मापक फ्लास्क में गिरा देते हैं। उसके कुछ कण दीवारों पर चिपके रह जाते हैं, इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल को तोलन नली में से गिराने के बाद तोलन नली का भार एक बार फिर ले लेना चाहिए कि वो कितना भार अब है। इसके लिए आप वेट बॉक्स होता है, उसमें ग्राम मिलीग्राम के बाट रखे होते हैं, और उसमें एक फ्रिक्शनल बॉक्स होता है जिसमें मिलीग्राम के छोटे छोटे बाट रखे होते हैं। जैसे 1.575 ग्राम को तौलना है, 1 ग्राम का बाट हम दाहिने पलड़े पर रख लेंगे। फिर 0.5 का मतलब है 500 मिलीग्राम का बाट फ्रिक्शनल बॉक्स में होता है, उसको रख लेंगे। 1.57 दशमलव दूसरे स्थान पर 7 है, 7 माने 70 मिलीग्राम। 70 का मतलब है 50 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम के बाट भी फ्रिक्शनल बॉक्स में है, उसको रख लेते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव के पहले और दूसरे स्थान को हम मिलीग्राम के बाट रख करके एडजस्ट कर लेते हैं। दशमलव के तीसरे और चौथे अंक पर जो है उसको हम इसकी सहायता से नहीं बल्कि हम राइडर की सहायता से ज्ञात करते हैं। राइडर जिसका द्रव्यमान 10 मिलीग्राम होता है, चिमटी के आकार का धातु का बना होता है, उसको हम जो तोलन नली है उसके ऊपर बड़े बड़े निशान बने हैं। जैसे जो बड़ा खाना है, जैसे 1.575 है तो 5 वाले खाने पर उस राइडर को लटका देते हैं।
और अगर चौथे अंक पर मान लीजिए 4 होता तो उन बड़े खानों के बीच में छोटे छोटे खाने बने, जैसे 5 और 6 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने बने हैं। अगर चौथे स्थान पर 4 है तो उस छोटे खाने के चौथे खाने के ऊपर उसको हम राइडर को लटका देते हैं। तो इस प्रकार राइडर की सहायता से दशमलव के तीसरे और चौथे अंक का भार भी हम रासायनिक तुला की सहायता से तौल लेते हैं। तो इस प्रकार हम पहले खाली तोलन नली का भार ले लिए, फिर तोलन नली और 1.575 ग्राम आगजैलिक अम्ल का भार डिनोट कर लिए, और उसके बाद आगजैलिक अम्ल को मापक फ्लास्क में गिराने के बाद तोलन नली का भार ले लेते हैं। इस प्रकार हम उस तौले गए आगजैलिक अम्ल में जल मिलाकर के निशान बना होता उस निशान तक जल भर देते हैं, तो वो 250 ml का मापक फ्लास्क होता है। 250 ml विलयन तैयार हो जाता है जो मानक विलयन होता है। तो इसके प्रेक्षण के लिए इस प्रकार से आप तालिका बना लेते हैं। तोलन नली का भार प्रेक्षण के अंतर्गत आएगा। तोलन नली का भार मान लीजिए W1 ग्राम हुआ। तोलन नली प्लस आक्सैलिक एसिड का भार ये W2 ग्राम हुआ, और खाली तोलन नली का भार ये W3 ग्राम मान लीजिए हुआ। तो प्रयुक्त आक्सैलिक का भार हो जाएगा, आक्सैलिक का भार बराबर हो जाएगा W2 माइनस W3 ग्राम। इस तरह से W2 माइनस W3 करके हम आक्सैलिक का भार ज्ञात कर लेते हैं। आक्सैलिक अम्ल का सही भार, यहाँ आक्सैलिक अम्ल का सही भार हो जाएगा, आक्सैलिक अम्ल का सही भार माने जितना भार हमको प्राप्त हुआ है सही भार, ये देखिए खाली तोलन नली का भार है, ये खाली तोलन नली और आक्सैलिक का भार है, ये W2 ग्राम। इसकी मतलब W2 में से W1 को माइनस कर देंगे तो प्रयुक्त आक्सैलिक अम्ल का सही भार प्राप्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा W2 माइनस W1 ग्राम। यानी W2 में से तो सबसे पहले रीडिंग ले लेते हैं। तोलन नली का भार W ग्राम, तोलन नली और आक्सैलिक अम्ल का भार W2 ग्राम हो गया। फिर तोलन प्रयुक्त आक्सैलिक का सही भार, क्योंकि कुछ आक्सैलिक एसिड तोलन नली में चिपका रह जाता है, इसलिए W2 में से W1 माइनस कर देंगे तो प्रयुक्त आक्सैलिक एसिड का भार मालूम हो जाएगा। इस तरह से हम प्रेक्षण में इसकी रीडिंग ले लेते हैं। अब अनुमापन का कार्य कैसे करेंगे? अनुमापन आक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले ब्यूरेट को साफ पानी से हम धो लेते हैं, फिर उसी विलयन से 2-3 बार खंगालते हैं जिस विलयन को उसमें लेना है। यानी ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट लेना है हमको, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट से 2-3 बार उसको खंगाल लेते हैं। कारण रीजन क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं इसको उसी विलयन से 2-3 बार खंगाला जाता है जिस विलयन को लेना है, ऐसा क्यों? तो आप उत्तर दे सकते हैं। पानी से धोने पर पानी की कुछ बूंदें उस ब्यूरेट की दीवार पर चिपकी रह जाती हैं। जब उसको उसी विलयन से हम धो लेते हैं जिस विलयन को लेना है, तो उसकी सांद्रता बाद में उस विलयन को भरने पर उसकी सांद्रता डिस्टर्ब नहीं होती, इसलिए उसी विलयन से खंगाला जाता है। तो खंगालने के बाद वहाँ निशान बने हुए हैं मिलीलीटर के, 0 निशान तक हम पोटेशियम परमैंगनेट उस ब्यूरेट में भर करके ब्यूरेट स्टैंड में उसको कस लेते हैं। अब क्योंकि मानक विलयन आक्सैलिक एसिड का तैयार है, उस मानक विलयन में से पीपेट की सहायता से, अब पीपेट को भी पहले स्वच्छ जल से धो लेते हैं, फिर उसी विलयन से धोते हैं जिस विलयन को उसमें लेना है। यानी पीपेट से हम आक्सैलिक एसिड लेंगे, इसलिए आक्सैलिक अम्ल से 2-3 बार उसको खंगाल लेते हैं। खंगालते इसलिए हैं क्योंकि आक्सैलिक एसिड की सांद्रता प्रभावित न हो। उस पीपेट का मोटा वाला सिरा मुंह में डालते हैं, पतले वाले नुकीले सिरे को उस आक्सैलिक एसिड जिसमें आप मापक फ्लास्क में रखें उसमें डालते हैं, सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, नीचे से आक्सैलिक एसिड उस
पीपेट में चढ़ता जाता है, वहाँ एक निशान बना हुआ, उस निशान तक पहुँच जाए तो जनरली 20 ml या 25 ml का वो पीपेट होता है। अगर 20 ml का है तो उस निशान तक पहुँचने पर वो 20 ml का आयतन हमको प्राप्त हो जाता है। उस निशान से ऊपर जो ही वो विलयन जाए तुरंत मुँह से निकाल कर अंगूठा लगा देना चाहिए। अंगूठा लगाने के बाद वो विलयन नहीं गिरेगा। मान लीजिए निशान से थोड़ा ऊपर हो गया है तो अंगूठे से हल्के से ढीला कर देंगे तो नीचे से बूट बूट करके वो ऑक्जेलिक अम्ल गिरना शुरू हो जाएगा और निशान तक आ जाए तो अंगूठा लगा दीजिए, वो आयतन 20 ml का होगा। फिर उसको एक अलग बीकर में ले जाकर अंगूठे को छोड़ देते हैं, 20 ml आयतन उसमें ऑक्जेलिक एसिड गिर जाता है। 20 ml के बराबर ही आयतन यानी 20 ml 5 नॉर्मलता का तन्व H2SO4 उसमें गिरा देते हैं बीकर में जिसमें आपने ऑक्जेलिक अम्ल लिया है। नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल में उसमें उतना ही आयतन हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 5 नॉर्मलता का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें गिरा देते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, जब पीपेट से आप ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं तो उसके नुकीले सिरे पर कुछ विलयन फंसा रह जाता है, क्या उसको उलट कर गिराना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो आयतन एक्स्ट्रा आयतन है, उससे उस 20 आयतन के आयतन में उसका आयतन नहीं होता, वो एक्स्ट्रा आयतन होता है। अब उस बीकर को हम उस ब्यूरेट के नीचे ले जाएंगे, जो स्टैंड में कस कर रखे हैं ब्यूरेट को, उसके नीचे ले जाएंगे और टोटी को हल्के से ढीला करके बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट जो नीले रंग या हल्के गुलाबी रंग का वो विलयन है, वो ऑक्जेलिक अम्ल जो बीकर में लिए हैं उसमें गिरेगा बूंद बूंद करके, और बीकर को पकड़कर हम हिलाते रहते हैं। देखेंगे कि गुलाबी रंग आएगा गायब हो जाएगा, आएगा गायब हो जाएगा। जैसे जैसे बूंद बूंद उसमें गिर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, वो गुलाबी रंग आ रहा है, गायब हो रहा है। ये प्रक्रिया कुछ देर तक चलेगी। कुछ देर पश्चात आप देखेंगे कि हल्का सा गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। फिर उस हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाए, उसको टोटी को बंद कर देंगे और फिर उसको हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर लेंगे। देखेंगे गुलाबी रंग फिर गायब हो जाएगा। पुनः हम बूंद बूंद करके पोटेशियम परमैंगनेट उसमें गिराते रहेंगे, बीकर को हिलाते रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी देर आएगी। उसके बाद जो ही एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट गिरेगा, गुलाबी रंग आएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। जिस पॉइंट पर आने पर परमानेंट गुलाबी रंग प्राप्त हो जाए वही उसका अंतबिंदु होता है। उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यही प्रक्रिया 2-3 बार दोहराते हैं। अगर वही एग्जैक्ट रीडिंग आ रही है तो वही प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट का आयतन हो जाएगा। अगर डिफरेंट रीडिंग आ रही है, तीनों डिफरेंट रीडिंग आ रही हैं, तो तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी तीनों के मान को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। तो ब्यूरेट तो ये आपका मानक विलयन जो आपने ऑक्जेलिक का तैयार किया है और जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है, उसके बीच कैसे आप टेबल बनाएंगे, कैसे इसका प्रेक्षण लेंगे, इसके लिए आपको जानना चाहिए। इसके लिए प्रेक्षण तालिका जो है ये बनेगी। सबसे पहले यहाँ बनाकर हम दिखाते हैं। इस तरह से आप तालिका बनाएंगे। प्रयुक्त ऑक्जेलिक एसिड ml में, इसका आयतन जो है ml में है, एक कॉलम में बन गया। दूसरा होगा ब्यूरेट का पाठ्यांक, ब्यूरेट का पाठ्यांक इसमें 2 बनेंगे, प्रारंभिक अंतिम, इसका भी आयतन मिलीलीटर में होगा, ml में। प्रारंभिक मानी जब आप ब्यूरेट की रीडिंग, ये पीपेट द्वारा 20 ml कहा है कि 20 ml दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड। प्रारंभिक रीडिंग 0 होगा क्योंकि प्रारंभ में शून्य निशान तक पोटेशियम परमैंगनेट भरे हैं। मान लीजिए 21.5 ml आने पर हमको अंत बिंदु प्राप्त हो गया, यानी गुलाबी रंग प्राप्त हुआ, तो इसकी रीडिंग 21.5 हो जाएगी। मान लीजिए 20 ml ऑक्जेलिक लिए हैं, फर्स्ट रीडिंग हो गई। सेकंड रीडिंग फिर 20 ml ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे और प्रारंभिक रीडिंग 0 है, इस पर मान लीजिए 21.6 आ गया। फिर तीसरी रीडिंग लेंगे, 20 ml ऑक्जेलिक लेंगे
प्रारंभिक रीडिंग 0 है और इसमें फिर पुनः मान लीजिए 21.5 ml पर अंत बिंदु प्राप्त हो गया। तो चूंकि दो रीडिंग समान है इसलिए 21.5 यही प्रयुक्त ब्यूरेट का पाठ्यांक हो जाएगा, यानी पोटेशियम पर मिनट का आयतन हो जाएगा। अगर तीनों रीडिंग अलग आती तीनों का एवरेज हम निकाल लेते। तो प्रयुक्त KMnO4 का आयतन ये मिलीलीटर में है, भी मिलीलीटर में है। चूँकि ये इसकी रीडिंग 2 बार 21.5 है इसलिए इसकी रीडिंग 21.5 ml हो गई। तो इस तरह से हम रीडिंग ले लेते हैं। फिर आप सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र का प्रयोग किस तरह करते हैं आपको मालूम है। अगर N1V1 बराबर N2V2, N1V1 ये मान लीजिए ऑक्जेलिक के लिए है, उसकी नॉर्मलता और आयतन है, और ये KMnO4 के लिए है, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए है। तो N1 ऑक्जेलिक की नॉर्मलता 1/10 ऑलरेडी दी गई थी। मान लीजिए इसका आयतन 20 ml लिए हैं तो ये हो गया इक्वल टू हो जाएगा N2, इसकी N2 की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, आयतन मान लीजिए 21.5 लिया गया है। कैलकुलेट कर लेंगे, N2 बराबर आ जाएगा 20 आ गया। इस तरह कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ जाएगी ये इसकी नॉर्मलता होगी, ये नॉर्मलता KMnO4 की होगी, ये KMnO4 की नॉर्मलता आ जाएगी। और इस नॉर्मलता में क्योंकि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालना है इसलिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यहाँ लिख दे रहे हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। क्योंकि नॉर्मलता इसकी N2 की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है और अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार 31.6 आता है, यानी N2 में आप 31.6 से गुणा कर देंगे तब ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आ जाएगी पोटेशियम परमैंगनेट की। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगी। इस तरह से पूरा प्रयोग हम संपन्न करते हैं। ये तो ऑक्जेलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट भी अनुमापन के लिए था। इसी तरह से आपको दिया जा सकता है N/30 या N/10 या N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर साल्ट का 250 ml विलयन बनाइए। इसकी सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। ठीक इसी प्रकार से इसके बीच में अपचयन प्रक्रिया होती है, सिद्धांत वही है। इसके बाद आप मानक विलयन फेरस अमोनियम सल्फेट का कैसे बनाएंगे, आप एकदम से इसकी मात्रा मान लीजिए N/30 फेरस अमोनियम सल्फेट का 250 ml विलयन बनाना है तो मात्रा बराबर यानी V/1000 का प्रयोग करके आप मात्रा निकाल लेंगे। मान रखेंगे यानी कि नॉर्मलता मान लीजिए 1/30 है तो 1/30 तुल्यांकी भार इसका 392 होता है, 392 हो जाएगा। आयतन 250/1000 और कैलकुलेट करेंगे 3.667 ग्राम आ जाता है। तो इतनी मात्रा आप रासायनिक तुलना द्वारा तौल लेंगे और फिर उसको मापक फ्लास्क में गिरा करके पानी मिलाकर निशान तक 250 ml विलयन बना लेंगे। फिर फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट बीच अनुमापन क्रिया कराएंगे। अनुमापन क्रिया कैसे होगी, ब्यूरेट द्वारा, ब्यूरेट में 0 निशान तक पोटेशियम परमैंगनेट भर लेंगे, पीपेट द्वारा 20 ml या 25 ml मोहर साल्ट ले लेंगे, उसमें उतना ही सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही क्रिया होती है। और उसके बाद फिर बूंद बूंद करके बीकर में गिराएंगे, जहाँ हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा वो अंत बिंदु है, उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। यह प्रयोग 3 बार दोहराएंगे और उसका एवरेज निकाल करके हम प्रयुक्त मोहर साल्ट का आयतन निकाल लेंगे। फिर सूत्र विलयन सूत्र है N1V1 बराबर N2V2 का प्रयोग करके N2 यानी फेरस अमोनियम सल्फेट की नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे और अम्लीय माध्यम में उसके तुल्यांकी भार से गुणा करके हम प्रयुक्त पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर लेंगे। तो चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो चाहे मोहर साल्ट हो, दोनों के प्रयोग एकदम वैसे ही हैं।
किस तरह से फाइल पर लिखेंगे इसको मैंने समझा दिया, किस तरह से रीडिंग लेंगे इसके बारे में भी मैंने बता दिया। इससे छोटे छोटे वाइवा के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसकी चर्चा भी मैंने किया। जैसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है, अनुमापन किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं ज्ञात विलयन और सूचक की सहायता से अज्ञात विलयन की श्यानता ज्ञात करना ही अनुमापन है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार क्या होता है? अम्लीय माध्यम में उसकी आक्षेपण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस संख्या से उसके अणुभार में भाग दे देंगे तो हमको अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का, ये 31.6 आता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, आप बताइए बाट को दाहिने पलड़े पर रखा जाता है बाएं पर, दाहिने पलड़े पर, क्योंकि हम दाहिने हाथ का मौन प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पीपेट द्वारा आप जिस विलयन को लेते हैं उसका कुछ आयतन अनुकूल शरीर में फंसा रह जाता है, क्या उसको उलट कर या गर्म करके आयतन को ले लेना चाहिए? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा आयतन है। अगला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आप बताइए ये ऑक्जेलिक और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक समीकरण को बताइए। तो आपको बता ही दिए 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2CO4 मरा K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2। कह सकते हैं कि बताइए इसका और कहाँ उपयोग है? आप बता सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य भी करता है और ये स्वयं सूचक का भी कार्य कर रहा है। ये स्वयं उत्प्रेरक का उदाहरण भी है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए अनुमापन के प्रयोग में अगर अम्ल ना मिलाएं तब क्या होगा? उत्तर आपका हो सकता है क्योंकि ये क्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है, इसलिए ये हमको रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे अनुमापन संबंधी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बेट बॉक्स में कितने ग्राम या मिलीग्राम की बाट होती है, तो आप बता सकते हैं। बेट बॉक्स के अंदर छोटी डिबिया में जो बाट मिलीग्राम रखे तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल बॉक्स कहा जाता है। जिसमें रख करके पदार्थ को तौला जाता है उसको तोलन नली या वेइंग ट्यूब कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जानने चाहिए और अनुमापन के प्रयोग को गंभीरता से करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रयोगों के बारे में आज मैंने जानकारी दिया। पहला प्रयोग था अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना, उसको मैंने पहली वीडियो में बताया। दूसरी वीडियो में मैंने क्रियात्मक समूह का परीक्षण कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करेंगे इसके बारे में बताया। आज की वीडियो में अनुमापन यानी टाइट्रेशन का प्रयोग आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आपको समझाया। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप तीनों प्रयोग को अच्छी तरह समझ गए होंगे और प्रयोगशाला में जाकर के अपने प्रयोग को संपन्न करेंगे और वाइवा के क्वेश्चन तैयार करके आप मैक्सिमम अंक प्रैक्टिकल में बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि आप इस प्रयोग को समझ करके आप इसको प्रयोग को संपन्न करके अपने रिकॉर्ड फाइल में लिखिएगा और वाइवा के क्वेश्चन तैयार करके एग्ज़ाम दीजिएगा, उससे आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। इसी के साथ आज ये तीनों प्रयोगों के साथ किस तरह से प्रयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम छोटे छोटे वाइवा के क्वेश्चन का जो संग्रह होगा उसको अगली वीडियो में हम भेजेंगे, लेकिन फिलहाल अगली वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु की वीडियो भेजेंगे। आप लोगों ने इसको देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बधाई, आपको शुभकामना और इसी के साथ वेरी वेरी थैंक धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही।